This was the van der Waals equation. So it is, we know that ideal gas equation is P V bar is equal to R T. Here it is also यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R bar. ठीक. अब देखो, लेट अस से कि वी हैव वन कंटेनर, okay, and in that container one gas is filled. ठीक है. अब गैस फिल्ड है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल गैस, व्हाट वी अज्यूम, फर्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन क्या है हमारा, ठीक है, दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय molecules is negligible in comparison to कंटेनर वॉल्यूम. ठीक है. ये किसका अजम्पशन है? आइडियल गैस इक्वेशन का, सॉरी आइडियल गैसेस का अजम्पशन है. ठीक. बट रियल गैस में ऐसा नहीं होगा. ठीक. इसका मतलब इन केस ऑफ रियल गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस विल ऑक्यूपाई सम ऑफ द वॉल्यूम डेफिनेटली. ठीक. सो लेट अस से that B, which is a constant, is equal to, it is volume occupied by the molecules, so that is volume per unit mole, volume per mole occupied by molecules. ओके. क्योंकि जब मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं तो इन केस ऑफ आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स आर इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू कंटेनर वॉल्यूम. बट नाउ वी आर डीलिंग विद द रियल गैसेस, तो इन केस ऑफ रियल गैसेस दैट अजम्पशन डज नॉट वैलिड. ठीक है. तो in case of real gases there should be some volume that should be occupied by the molecules of the gases. ठीक है. तो let us, हमने कंसिडर किया कि B is a volume that is occupied by the molecules. ठीक है. तो जब B is the volume per unit mole occupied by the gas molecules, तो यहाँ पे जो नेट वॉल्यूम बचा वो कितना हो गया, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मान लो कंटेनर का V बार था. ठीक है. V था, वॉल्यूम पर यूनिट मोल V बार हो गया. ठीक है. तो नेट वॉल्यूम बचा क्या फिर, क्योंकि इतना तो ऑक्यूपाई कर लिया किसने, मॉलिक्यूल्स ने. तो यहाँ पे नेट वॉल्यूम क्या बचेगा, P इज इक्वल टू, सॉरी P इंटू वी बार माइनस बी. ये भी पर यूनिट मोल में है और ये भी पर यूनिट मोल में है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो मोलर वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो मोलर वॉल्यूम, इज इक्वल टू आर बार टी. ठीक है. मैंने क्या किया, सिंपल, जो कंटेनर में से जितना वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया था उस वॉल्यूम को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे. तो एग्जैक्ट जितना वॉल्यूम अवेलेबल है अब वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. आइडियल गैस के केस में हम टोटल वॉल्यूम इसलिए लिख रहे थे कि बिकॉज इन केस ऑफ आइडियल गैस वी वर कंसिडरिंग दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. सो वी माइनस नेग्लिजिबल समथिंग अप्रॉक्सीमेटली वी होता है. बट in case of real gases volume is not negligible, so we have taken, let us say that B is the volume per unit mole that is occupied by the molecules. So मैंने क्या किया यहाँ पे, V में से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट वॉल्यूम जो अवेलेबल है वो ये है. ठीक. अब लेट अस से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको उधर ले गया तो R बार ओवर T, सॉरी इंटू T ओवर V बार माइनस B. ठीक है. ये प्रेशर हुआ. अब देखो, मुझे पता है कि प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, व्हाट इज द प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, कैसे डिफाइन करते हैं बताओ. सर कोलिजन कंटेनर के साथ गैसेस मॉलिक्यूल. हाँ, जो भी कोलिजन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जो कोलाइड कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पे, उस कोलिजन की वजह से जो फोर्स आ रहा है, दैट फोर्स, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर बाय द गैसेस. ठीक है.
चलिए अच्छी बात है। तो एक तो ये एजम्पशन हुआ बेटा जो हमने आइडियल गैस के लिए लिया था, लेते हैं, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या होता है आइडियल गैस के लिए? सेकंड इज इंटरमॉलिक्यूलर forces are negligible। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए ध्यान रखना, फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, रियल गैस में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रियल गैस के लिए हाइपोथेसिस मान लो इनको। ये दोनों पॉइंट्स आर कंडीशन फॉर अ रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, या किसी भी आइडियल गैस को, किसी भी गैस को आप आइडियल गैस बोलोगे, उसकी कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नेग्लिजिबल है मॉलिक्यूल्स के थ्रू एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, देन इट इज आइडियल गैस। तो ध्यान रखना, रियल गैस का एजम्पशन नहीं लिख रहा हूँ, दीज टू एजम्पशन मैं आइडियल गैस के लिए लिख रहा हूँ, फिर उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि रियल गैस के केस में ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फॉर आइडियल गैस लिख भी दो, नहीं तो कल को यही बोलोगे कि यही लिखवाया था सर आपने। ठीक है, फॉर आइडियल गैस। तो मतलब क्या होगा, जब रियल गैस की बात करूंगा मैं, फॉर रियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि हो सकता है कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन का फोर्स हो, रिपेल कर रहे हो एक दूसरे को, और मे बी अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। दोनों कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज देयर। ठीक है, अब वो फोर्स का नेचर क्या है, दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। ठीक है, बट फोर्सेज क्या कहते हैं, फोर्सेज आर देयर। ठीक, तो अब लेट अस से कंसीडर करते हैं हम एक वॉल कंसीडर करते हैं बेटा, कि मान लो ये कंटेनर की वॉल है। ठीक, इस वॉल के सराउंड विसिनिटी में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स में से मैंने आपको विजुलाइज कराने के लिए सिर्फ 3 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये स्ट्राइक करेगा वॉल पे। ठीक है, अब ये स्ट्राइक करेगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। अब अगर बेटा इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, मतलब कोई भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, जो वेलोसिटी है उसके बाद उसी से स्ट्राइक करेगा, कोई इन मॉलिक्यूल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स आ गया, इसकी वेलोसिटी जिससे स्ट्राइक कर रहा है या फिर जो फोर्स अप्लाई करेगा कोलाइड करने पर कंटेनर की वॉल पे, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, समझ लो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम किसी दीवार से टकराने जा रहे हो। ठीक है, पीछे से आए कोई, अब मान लो मैंने बोला कि ये रिपल्शन फोर्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन फोर्स है। रिपल्शन का मतलब क्या है, ये इसको इधर पुश कर रहा होगा और ये इसको इधर पुश कर रहा होगा, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे अगेंस्ट ईच अदर। तो जब ये इसको इधर पुश करेगा और ये भी इधर पुश करेगा तो क्या होगा, अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें टकराने जा रहे हो धीरे धीरे, और तुम्हें पीछे से आके दो लोग कोई धक्का और मार दें, कुछ फोर्स लगा दे, तो क्या होगा, और तेज जाके टकराओगे। आ रहा है समझ में, इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इंक्रीज हो गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम आगे जा रहे हो, पीछे से तुम्हारे दो लोग खड़े हैं, वो तुम्हें रस्सी बांध के पीछे खींच रहे हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, तुम्हारा जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से तुम आगे जाके टकरा रहे जा रहे होगे, वो क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी और कम वेलोसिटी से जाके टकराओगे। इसका मतलब जो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ वो कम हुआ, उसका मतलब जो फोर्स अप्लाई किया वो कम अप्लाई किया। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, तुरंत आपका जो प्रेशर आपने या फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने में फोर्स जो अप्लाई कर रहा है सिलेंडर की वॉल पे, दैट विल चेंज। And if the force is the applied force is changing, then that means the pressure will change. आ रहा समझ में क्यों? Because the pressure is average force per unit area of the container wall. कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? No, sir. ओके, ठीक है, तो अब
हमने जो इक्वेशन लिखी बेटा वो क्या लिखी थी प्रेशर के टर्म्स में, P इज इक्वल टू R बार T ओवर V बार माइनस B, ये प्रेशर था, ठीक है। अब लेट अस से कि फोर्स जो है वो दैट इज अट्रैक्शन नेचर का है, ठीक है। सो दैट इसमें से जो अगर ये फोर्स इन दोनों के बीच में का नेचर अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इधर एक फोर्स लगा रहा होगा, सिमिलरली ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो जिस वेलोसिटी से या जिस फोर्स से यहाँ टकराएगा वो कम हो जाएगा, फोर्स कम हुआ दैट मीन्स प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। तो प्रेशर टोटल ये था, अब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज द क्वांटिटी A ओवर V बार स्क्वायर, ठीक है। अब A ओवर V बार स्क्वायर का मतलब क्या है, जहां पे A है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। एंड व्हेन A इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स फोर्सेस आर इन attraction force, and if A is less than 0 that means force are repulsive force, ठीक है। अब देखो जैसे ही लेस देन 0 हुआ बेटा, यहाँ पे A नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे मान लो मैंने कोई और कंसिडर कंडीशन चेंज की, अब ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है इधर इधर, ठीक है। तो क्या होगा, और किसी हाई फोर्स से कोलाइड करेगा, आ रहा है समझ में। इसका मतलब जो प्रेशर नेट हो जाएगा वो अब इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हेन A इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स दीज आर अट्रैक्शन फोर्स, तो A की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रेशर नेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वैल्यू ऑफ A इज नेगेटिव लेस देन 0 दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स, सो यहाँ पे A की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट नेगेटिव प्लस नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, सो नेट प्रेशर विल इंक्रीज। कोई कंफ्यूजन है? No, sir. Okay, then second term is 1 by V bar square, ठीक है। that is it is probability of having another molecule near the vicinity of a molecule। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है एक सिंगल मॉलिक्यूल, इसके आसपास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, और वो अगर दूसरा मॉलिक्यूल होगा तभी वो रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, अगर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है तो ना तो रिपल्शन फोर्स आएगा ना ही अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है समझ में। तो दैट प्रोबेबिलिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 1/v बार स्क्वायर, ठीक है। कैसे, देखो जैसे जैसे बेटा v बार का मतलब क्या है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर पर यूनिट मोल ऑफ गैस इज, v बार इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर पर यूनिट ऑफ मोल, ठीक, या और इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पर यूनिट मोल, ठीक। अब अगर v बार की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, v बार की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है, इफ v बार इज लार्जर, इफ v बार इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पर यूनिट मोल इज ग्रेटर या लार्जर है, ठीक। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट ऑक्यूपाइड बाय द गैस पर यूनिट मोल अगर ज़्यादा है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके रैंडम मोशन के लिए और ज़्यादा एरिया स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा सेम मास ऑफ गैस के लिए, उतनी ही ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी होगी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच इस मॉलिक्यूल के आसपास कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मैं बेटा वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा,
ठीक है, इस वी बार की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स के पास मोशन करने के लिए या रैंडम मोशन के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस है वो दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे इस वॉल्यूम की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस दूर होता जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कोई मॉलिक्यूल्स जो आपसे स्ट्राइक करने जा रहा है उसके आसपास मॉलिक्यूल्स के होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या लिखा है, 1/v²। जैसे ही v² की वैल्यू बढ़ेगी, 1/v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अनदर मॉलिक्यूल नियर द विसिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं, ठीक है, पहले मेरा वॉल्यूम था मान लो इतना बड़ा, ये बॉक्स था पूरा, बॉक्स मत लो, लेट अस से पहले पिस्टन यहां था। ठीक है, अब मैं क्या करता जा रहा हूँ, इसको कंप्रेस करता जा रहा हूँ, कंप्रेस वॉल्यूम को डिक्रीज करता जा रहा हूँ, लो पिस्टन यहाँ आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना वॉल्यूम पहले अवेलेबल था मॉलिक्यूल्स को रैंडम मोशन के लिए, जितना स्पेस अवेलेबल था उतना अब अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वो पास आ गए, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। आ रहा है समझ में? और जैसे ही वॉल्यूम पास आते रहेंगे तो कोई एक मॉलिक्यूल है उसके आसपास दूसरे मॉलिक्यूल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सिमिलर ये देखो, मान सर लो, एक बार फिर से बोलिए, सर एक बार फिर से बोलिए। हाँ बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा, स्टार्टिंग से बात करते हैं फिर से, अगर मान लो बेटा मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता जाऊँगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस होगा रैंडम मोशन के लिए वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो पहले इतना था, मैंने सेम मास को इतने बड़े वॉल्यूम में रख दिया, ठीक है, ये 1 कंडीशन थी, ये 2 कंडीशन है, मास सेम है, यहाँ भी मास ये है, यहाँ भी मास ये है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल्स जो ऑक्यूपाई गैस कर रही है वॉल्यूम, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये मत सोचना है कि गैस लिक्विड है, लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड अगर जितना वॉल्यूम उसका है, अगर वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है तब ऑक्यूपाई करेगा, अगर इससे कम है तो वो एक लेयर बना के सेटल हो जाता है। लेकिन गैस क्या है, जितना वॉल्यूम आप दोगे वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर ये 10 मीटर क्यूब का 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, तो नहीं, यहाँ तो वॉल्यूम आपका 5 मीटर क्यूब था, तो गैस यहाँ पे सिर्फ 5 मीटर क्यूब में पड़े रहेगी कोने में, और बाकी सब फ्री होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सेम गैस को आपने यहाँ फिल किया, इसका मतलब अब पहले वॉल्यूम भले ही गैस का वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब था, इसने ये ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन जैसे ही आपने बड़े कंटेनर में इसको डाला, तुरंत उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी ये। ठीक है, तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, 100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ इस कंडीशन में आ रहे हैं, आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होगा तो जो यहाँ पे इसमें गैस के गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए बेटा स्पेस अवेलेबल जो हो गया, इंक्रीज हो गया ना रैंडम मोशन के लिए। पहले सिर्फ इतना स्पेस था, इतने वॉल्यूम का स्पेस था, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो स्पेस, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस इंक्रीज हो गया। स्पेस इंक्रीज हो गया तो कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसके आसपास कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा स्पेस है घूमने के लिए। आ रहा है समझ में? सिंपल ही समझो, अगर तुम लोगों को कॉलेज में मैंने उठा के एक क्लासरूम में बैठा दिया, ठीक है, पूरी क्लास को, तो एक क्लासरूम में बैठा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो मैंने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि तुम्हारे पास कोई दूसरा स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास का, ऑब्वियस ही बात है बैठा होगा, कोई ना कोई बैठा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मैंने क्या करा, तुम लोगों को क्लास से छोड़ दिया, तो जैसे ही क्लास से छोड़ा तुम लोग क्या करोगे, पूरे कॉलेज में फैल जाओगे, इधर से उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई मब्बी जा रहा है, कोई क्या कहते हैं कैंटीन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अब तुम्हारे हो सकता है कोई अकेला घूम रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर मैं देखूंगा, उसके आसपास तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वो क्यों हो गई, क्योंकि मैंने स्पेस को एनलार्ज कर दिया तुम्हारे मोशन के लिए। अभी पहले क्या रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, क्लास के अंदर वहीं बैठना है, तो वहीं इधर से उधर घूमना है। लेकिन जैसे ही मैंने स्पेस को एनलार्ज किया, तुम्हारा जो क्या कहते हैं दूसरे तुम्हारे ही क्लास के
दूसरे स्टूडेंट से मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो वही डिक्रीज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई, और वहाँ हमने प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया है, 1/v² से। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे ही ये टर्म इंक्रीज हुआ टोटल टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वही हमने पढ़ा यहाँ पे भी, समझा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जैसे ही आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे इसका अपोजिट होगा, मान लो यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ तो इतना स्पेस अवेलेबल था ट्रैवल करने के लिए, अब फिर से मैं उसको छोटे स्पेस में ले गया हूँ, तो मॉलिक्यूल्स सब नियर बाई होंगे, तो नियर बाई होंगे तो किसी एक जो मॉलिक्यूल यहाँ पे स्ट्राइक करने जा रहा है इसके आसपास दूसरे मॉलिक्यूल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो वो यहाँ कैसे पता चलेगा, मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मतलब डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा 1/v² क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला टर्म 1/v²। आ गया समझ में? ओके तो इसी को अब जब आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आओगे, दिस इक्वेशन विल बिकम p प्लस a ओवर v² into v minus b is equal to r t. This is your van der Waal equation. That is the explanation how these terms are coming, ठीक है। And value of a and b you can find out for different gases from the properties tables, ठीक है। बुक्स में दे रखी होती हैं, आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। van der Waal खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड इज ठीक है, and it is denoted by Z. Z is the ratio of volume occupied by the real gases to the volume occupied by the ideal gas, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वहां पे जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी, v is equal to r t, this was ideal gas equation, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट, और तो आइडियल गैस इक्वेशन है तो मतलब v बार क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट v बार आइडियल इज इक्वल टू v बार रियल बाय z, तो आई कैन राइट p इंटू v बार रियल इज इक्वल टू z r बार t, okay। and value of z for different pressure and different temperature we can find out again from the properties table, ठीक है। अब z की वैल्यू आपको पता है डिफरेंट गैसेस के लिए, तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ आई एम सेइंग दैट लिमिट p टेंड्स टू 0 z, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, कोई बता सकता है? एनीवन? PV upon nRT. पीबी अपॉन एन, अरे पीबी अपॉन एन आर टी नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से बताओ मुझे। ये है डेफिनेशन ऑफ जेड, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। जैसे मैं प्रेशर को जीरो के करीब ले जा रहा, मतलब आई एम रिड्यूसिंग द प्रेशर, ठीक है। लो एट लो प्रेशर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, लिमिट p टेंड्स टू 0 मींस प्रेशर इज रिड्यूसिंग। आवाज नहीं आ रही बेटा, मृणाल साफ नहीं आ रही आवाज, आप उसमें यूज करो चैट बॉक्स। किसी को समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी
तोपची तो है नहीं चीज ये। सर प्रेशर रिड्यूस करिएगा सर तो गैस आइडियली बिहेव करने लगेगा। हाँ, तो कैसे फिर क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ ना फिर। फिर सर जेड का वैल्यू 1 होगा सर। सिंपल चीज है यार, इसमें क्या इतना सोचना है। 50 बार बता चुके हैं कि जैसे प्रेशर लोअर प्रेशर पे आइडियल रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। ऊपर क्या है, रियल गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस। अब ये भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, दैट मींस दिस विल आल्सो ऑक्यूपाई द वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। तो ऊपर भी आइडियल गैस का हो जाएगा, नीचे भी आइडियल गैस, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 1। सर लोअर गैस पे आइडियल गैस रियल गैस हो जाता है। तुम रहते कहाँ हो पहले ये बताओ मुझे। क्लास में ही सर। घर कहाँ है तुम्हारा, क्लास नहीं, घर कहाँ है। कटिहार। कटिहार बहुत दूर है। अगर आसपास दरभंगा के होता ना, मैं तुम्हें कॉलेज में बुला के तो ग्राउंड में घुसा के सर 5 बार तो पीठ पे कोहनी मारता मैं। अभी पानी है सर। पानी खत्म हो गया है। पचास बार बोला है यही चीज, सेम चीज। लो प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर पे क्या होता है, लेकिन अब फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। और क्यों होता है ये भी समझा चुका हूं। बेटा कितनी बार बोला है कि जब प्रेशर लो होगा, एट लो प्रेशर, जो मेरी रियल गैसेस हैं वो स्टार्ट कर देती हैं एज बिहेव करना एज आइडियल गैस। जैसे जैसे आप प्रेशर लो करते जाओगे, आ रहा है समझ में, इसका मतलब आप जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, वो उसको आप इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, आप उसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, रेयर हो जा रही है गैस, ठीक है। वैसे डेंस होती है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या होगी, गैस डेंस होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप उसको प्रेशर को रिड्यूस करते जा रहे हो, उसका मतलब गैस क्या हो जाएगी, रेयर होती जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो टोटल वॉल्यूम होगा कंटेनर का, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल होता जाएगा धीरे धीरे। आ रहा है समझ में। पहले ये छोटा था, इसी को आपने इस बड़े में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, मान लो लेटेस्ट से टोटल वॉल्यूम था इसका, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे वो था आपका 0.01 मीटर क्यूब, ठीक। अब इसी गैस को मैंने प्रेशर रिड्यूस, अभी यहाँ पे चैम्बर में है, कंटेनर में है, ठीक। अब मैंने इसको इस कंटेनर में रख दिया, ठीक है। तो प्रेशर सेम गैस को एक्सपेंड करा दिया हायर वॉल्यूम पे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब मान लो ये वॉल्यूम जो बड़े कंटेनर का वॉल्यूम हो गया 500 मीटर क्यूब, ठीक है। तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। जब मैंने एक्सपेंड कराया हायर वॉल्यूम पे तो प्रेशर लो हो गया। अब प्रेशर लो हुआ लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, अभी भी वही रहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, सेम मास को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो 0.01 मीटर क्यूब। अब इसके कंपैरिजन में 0.01 मीटर क्यूब क्या है, बहुत कम है। आ रहा है समझ में। जब मैं 5 मीटर क्यूब की बात कर रहा था तब लेट अस से कि फॉर एग्जांपल 0.01 मीटर क्यूब था, फिर भी कुछ ना कुछ था कंपैरिजन में। लेकिन जब मैं 500 की कंपैरिजन में इस वॉल्यूम की बात करूंगा तो दैट इज वेरी 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 लेस। सो दैट मीन्स I can assume that volume occupied by the molecules of the gas is negligible in comparison to this volume. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं प्रेशर रिड्यूस करूंगा तो रियल गैसेस हैं that will start behaving as an ideal gas. So that's why we are writing that when P tends to 0, मतलब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है at lower pressure, Z की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस और आइडियल गैस दोनों के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि रियल गैस भी कैसे बिहेव कर रही है लोअर प्रेशर पे, आइडियल गैस की तरह। सो ऊपर भी आइडियल गैस का वॉल्यूम हो जाएगा और नीचे भी आइडियल गैस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में सौरभ?
यस सर। आ गया समझ में? यस सर। पक्का? हाँ सर। दोबारा चलो दोबारा पूछना, दोबारा ना मत पूछना बोल दूंगा तो फिर पूछना बंद कर दोगे, कोई फायदा नहीं है बोलने से। चलिए दोबारा फिर ना समझ में आया तो फिर पूछिएगा, 2-4 खौरी छुट्टी सुनाऊंगा फिर बताऊंगा क्या है। ठीक है सर। लेकिन बेटा ऐसा ध्यान से देखो ये चीज, ये सिंपल सी चीज में कम से कम क्लास में 5 से 6 बार बता चुके हैं, ठीक है? तो कम से कम ध्यान दो यार। अभी देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अभी बहुत टाइम है, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है? अभी गेट क्लास में मैंने सब्जेक्ट लिया, इसी सब्जेक्ट को सिर्फ 35 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ा है। 35 आवर्स, सोच लो। अभी हमारी एटलीस्ट 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं। 7 से 8 लेक्चर 2 घंटे के, 16 घंटे तो अभी हो गए, और कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हमारा। इस स्पीड से चल रहे हैं हम लोग अभी, इतना स्लो कि हम आराम से समझ में आए, ठीक है? तो अभी से ध्यान दो, वरना बाद में सोचोगे कि फाइनल ईयर में जाके कोचिंग में कर लेंगे, ये कर लेंगे। भैया ऐसे कुछ नहीं होता, कोचिंग में जादू नहीं है कि आप एक दिन में जाके कोचिंग सब पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर रियल गैसेस, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई डाउट हो किसी को भी? एनीवन? नो सर। चलिए फिर अच्छी बात है, डाउट नो सर। ओके। तो क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम